हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर उपस्थित हूँ आज पुनः एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हम अपने अगले वीडियो में भारत में विविधताओं में एकता की बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है भारत विविधताओं में एकता भाग 1, अर्थात भारत में विविधताएं पाई जाती हैं और भारत इन विभिन्न विविधताओं को समेटे हुए एक देश के रूप में, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर हमारे सामने है। तो हम आज भारत में विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं पाई जाती हैं उनके बारे में इस भाग में बात करेंगे। तो यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं स्पष्ट ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि भारत में जो विविधताएं हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक विविधताओं की। तो प्राकृतिक विविधताओं में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक विविधताएं हैं, भौतिक विविधताएं हैं जो कि प्रकृति ने भारत को प्रदान की हैं, तो वो यहाँ पर लिखी हुई हैं और इन्हीं विविधताओं के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखी हुई है भारत में प्राकृतिक विविधताओं में स्थलाकृतिक विविधता। तो जैसा कि अब तक हमने भारत के बारे में जो जानकारी प्राप्त की और सामान्यतः इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने भारत के बारे में जो भी अध्ययन किया है, तो उससे हमें ये पता है कि भारत जो है प्राकृतिक रूप से काफ़ी स्थलाकृतिक विविधताओं वाला देश है। भारत में स्थलाकृतिक विविधताएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जहां यदि हम भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र की बात करें तो भारत में जहां उत्तरी भाग में विशाल और सर्वोच्च जो है विश्व की हिमालय पर्वत श्रेणियां, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, वहीं यदि हम बात करें भारत के लगभग मध्यवर्ती जो क्षेत्र है जिसको हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, तो ये भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उच्चावच बहुत कम देखने को मिलते हैं और जहां लगभग समतल सपाट मैदानी भूभाग देखने को मिलता है। वहीं यदि हम भारत के दक्षिणी भाग की बात करें जो कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है, तो ये भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये ऐसा पठारी क्षेत्र है जो सामान्यतः काफ़ी ऊंचा है और एक सपाट और कठोर चट्टानों से निर्मित एक क्षेत्र है जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। ऐसे ही यदि हम पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में तटीय मैदानों का विकास देखने को मिलता है। विभिन्न नदियों ने अपने जो समुद्र से मिलन स्थल है वहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण किया हुआ है, तो वहाँ पर डेल्टाओं के निर्माण की वजह से दलदली क्षेत्र पाया जाता है। तो कुल मिलाकर यदि हम भारत के समग्र स्थलाकृतिक मानचित्र पर दृष्टिपात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि भारत स्थलाकृतिक दृष्टि से काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उच्चावच देखने को मिलते हैं। कहीं पर समतल मैदान देखने को मिलता है तो कहीं ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं और कहीं गहरी गहरी घाटी और खाइयां देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से भारत स्थलाकृतिक दृष्टि से काफ़ी विविधताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। वहीं यदि हम दूसरी प्रकार की विविधताएं बात करें, संरचनात्मक विविधता, तो प्रकृति ने भारत में संरचनात्मक दृष्टिकोण से भी काफ़ी अधिक विविधताएं भारत में पाई जाती हैं। और जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि स्थलाकृतिक विविधताएं भारत में काफ़ी ज़्यादा हैं, उसी प्रकार से भारत में यदि धरातल की संरचना के बारे में बात करें, विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में हम बात करें, तो भारत में चट्टानों की संरचना की दृष्टि से भी काफ़ी अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। जहां भारत का दक्षिण का जो पठार है काफ़ी प्राचीन आर्कियन युगीन चट्टानों से बना हुआ है और आद्यकल्प की जो चट्टानें हैं उनसे निर्मित है और धारवाड़ क्रम की चट्टानें इस प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं। वहीं यदि हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान काफ़ी नवीन समय की निर्मित जलोढ़ प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, जहां पर जो चट्टानें हैं उनकी उम्र काफ़ी कम है, काफ़ी नवीन क्षेत्र है और वहां पर काफ़ी कमज़ोर प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। वहीं यदि हम उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में काफ़ी कठोर प्रकार की चट्टानें हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से भारत में यदि हम संरचनात्मक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संरचना वाली चट्टानें देखने को मिलती हैं जो कि भारत को विविधता से युक्त बनाती हैं। अब हम बात करते हैं भारत की प्राकृतिक विविधताओं में जल प्रवाह संबंधी विविधता की।
और जैसा कि भारत में स्थलाकृतिक विविधताएं काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, तो चूंकि स्थल आकृति के आधार पर और भारत का जो क्षेत्र है उसके ढाल के अनुसार ही जल प्रवाह नियंत्रित होता है। तो भारत में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में उच्चावच में भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी आधार पर जल प्रवाह में भी काफ़ी विविधताएं देखने को मिलती हैं। और भारतीय क्षेत्र पर जो जल प्रवाह है वो मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा हुआ है, एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और दूसरा अरब सागर का अफवाह तंत्र। क्योंकि भारत में जो जल विभाजक है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से लेकर के अरावली पहाड़ियों से होता हुआ गुजरता है, जो कि भारतीय अफवाह तंत्र को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है। और उत्तर के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाह उनका होता है, क्योंकि भारतीय जो क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका ढाल मुख्य रूप से पूरब की तरफ और दक्षिण पूर्व की तरफ होने की वजह से जो उत्तर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश से निकली हुई अधिकांश नदियां और प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी घाट पर्वतों से निकली हुई जो नदियां हैं वो पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। वहीं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से निकली हुई जो नदियां हैं वो छोटी लंबाई की हैं और वो अरब सागर की ओर जाकर के गिरती हैं। ऐसे ही उत्तर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जो जम्मू कश्मीर और तिब्बती क्षेत्र से निकली हुई जो नदियां हैं, चूंकि वहाँ जो क्षेत्रीय ढाल है वो अरब सागर और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान वाली साइड की तरफ है, इसीलिए वहाँ से निकला हुआ जो जल है वो विभिन्न नदियों के रूप में अरब सागरीय अफवाह तंत्र का एक भाग है। तो इस प्रकार से यदि हम भारत में अफवाह तंत्र की बात करें, जल प्रवाह संबंधी बात करें, तो यहाँ भी जल प्रवाह के बारे में भी काफ़ी अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। वहीं यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो रेगिस्तानी प्रदेश है और जो शेखावाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर आंतरिक अफवाह तंत्र का भी विकास पाया जाता है, अर्थात वहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र में जो जल अफवाह है, जो अफवाह तंत्र है वो ज़्यादा विकसित नहीं है और जो भी बारिश का पानी वहाँ प्राप्त होता है वो कुछ दूरी तक प्रवाहित होते हुए रेत के धोरों में ही विलीन हो जाता है और इस प्रकार से वहाँ आंतरिक अफवाह तंत्र देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भारत में जल प्रवाह संबंधी भी काफ़ी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं भारत की अगली भौतिक विविधता की, अगली प्राकृतिक विविधता की, और वो लिखा हुआ है जलवायु संबंधी विविधता। और चूंकि इससे पहले हमने देखा कि प्रकृति ने भारत में काफ़ी अधिक विविधताएं दी हैं और हर क्षेत्र में विविधताएं भारत की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हमारे सामने हैं, तो जलवायु संबंधी विविधता भी भारत में काफ़ी अधिक पाई जाती हैं। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि भारत के लगभग मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ये जलवायु की सबसे बड़ी निर्धारक है। और यही कारण है कि भारत का जो आधा दक्षिणी भाग है, जिसे हम दक्षिण भारत भी कह सकते हैं, तो वो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंध में स्थित है और उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ पर प्रमुख रूप से गर्म जलवायु देखने को मिलती है। साल भर तापमान काफ़ी ऊंचे रहते हैं। वहीं यदि हम कर्क रेखा से उत्तर वाले उत्तरी भारत की बात करें तो यहाँ पर शीत और ग्रीष्म ऋतु स्पष्ट रूप में सामने आती हैं और ग्रीष्म ऋतु में जहाँ तापमान काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हम ये कह सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक जो तापमान है वो भी लगभग कर्क रेखा से कुछ उत्तर में राजस्थान के लगभग पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर भारत का सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है। वहीं उत्तरी भारत में शीतकाल में तापमान काफ़ी नीचे हो जाते हैं और स्पष्ट रूप से शीत ऋतु उभर के सामने आती है और शीत ऋतु में तापमान लगभग 0 डिग्री तक भी पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, ऐसे ही यदि हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में चूँकि बारिश ज़्यादा होती है और वनस्पति की सघनता है, इसी वजह से यहाँ पर नमी और आर्द्रता की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। वहीं यदि भारत के पश्चिमी भागों की बात करें तो पश्चिमी भागों में शुष्कता की स्थितियाँ अधिक रहती हैं। तो इस प्रकार से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु संबंधी भी पर्याप्त विविधताएं देखने को मिलती हैं और जलवायु का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो सजीव जगत पर पड़ता है और वनस्पति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और चूँकि जलवायु संबंधी विविधताएं भारत में काफ़ी ज़्यादा हैं, इसी वजह से भारत में वनस्पति के क्षेत्र में भी काफ़ी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं और भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है।
ऐसे ही यदि हम बात करें आगे मृदा संबंधी विविधताओं की, तो भारत में मृदाओं में भी काफ़ी अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। चूँकि भारत में स्थलाकृतिक विविधताएं हैं, चट्टानों की संरचना संबंधी विविधताएं पाई जाती हैं, जलवायु संबंधी विविधताएं बहुत अधिक हैं। तो इन्हीं सब से मिल करके भारत में जो मृदाएं बनती हैं, क्योंकि मृदाओं का निर्माण जो होता है एक लंबी प्रोसेस है, एक दीर्घकालीन स्थितियों की वजह से मृदाएं बनती हैं। और मृदाओं के निर्माण में मूल चट्टानों की संरचना किस प्रकार की है, वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं, जलवायु संबंधी दशाएं किस प्रकार की हैं, आबोहवा संबंधी दशाएं किस प्रकार की हैं, इन सभी चीज़ों का प्रभाव सम्मिलित रूप से मृदाओं के निर्माण पर पड़ता है। तो इस प्रकार से इन समस्त विविधताओं की वजह से ही भारत में मृदा संबंधी विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जहाँ पर यदि हम बात करें कि भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो कि प्रमुख रूप से नदियों ने अपने जलोढ़ मिट्टी के जमा करने से इस मैदान का निर्माण किया है, तो वहाँ पर प्रमुख रूप से जलोढ़ या कांप मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम दोमट मृदा के नाम से भी जानते हैं। वहीं यदि हम उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश की बात करें, तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश की पर्वतीय ढालों और घाटियों वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर मोटे कणों वाली पर्वतीय मृदा पाई जाती है। वहीं यदि हम राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश की बात करें, तो यहाँ की भौगोलिक दशाओं के कारण यहाँ पर मोटे दाने वाले रेतीली प्रकार की या बलुई मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जो कि काफ़ी मोटे कणों वाली होती है और नमी को धारण करने की क्षमता जिसकी बहुत कम होती है। इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम भारत के लगभग दक्कन के पठार की बात करें, जो कि प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश और कर्नाटक वाले क्षेत्र में विस्तृत है, तो यहाँ इस दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से लावा निर्मित काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। ऐसे ही भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, कर्नाटक का मध्यवर्ती भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग है, तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम है और तापमान काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इस प्रकार से इन क्षेत्रों में लाल और पीली मृदाएं पाई जाती हैं। वहीं भारत के लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र और तेलंगाना वाले जो क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में लेटेराइट प्रकार की मृदाएं भी देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार के भारत का जो मानचित्र है, यदि हम भारत के मृदा मानचित्र पर गौर करें, तो हम देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विशेषताओं वाली मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं और मृदा संबंधी विविधताएं भारत में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं और मृदाओं का सीधा प्रभाव वनस्पति और फसलों के प्रारूप पर पड़ता है। तो इस प्रकार से मृदा संबंधी विविधताएं काफ़ी अधिक होने की वजह से भारत में फसल प्रारूप में भी बहुत अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और हम इसी क्रम में आगे बात करते हैं भारत की वानस्पतिक विविधताओं की। और चूंकि इससे पहले हमने पढ़ लिया कि भारत में विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो विविधताएं हैं वो पाई जाती हैं, और इस क्रम में ही भारत में वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पति के जो प्रारूप है उसमें भी काफ़ी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि वनस्पति का जो विकास है वो मुख्य रूप से जलवायु और मृदा पर निर्भर करता है, और भारत में जलवायु और मृदा संबंधी विविधताएं काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से भारत में वनस्पति के प्रारूप में भी काफ़ी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। जहाँ पर भारत में एक तरफ भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर सदाबहार प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलती है, तो वहीं भारत का जो पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश है, वहाँ पर मरुस्थलीय प्रकार की शुष्क वनस्पति का विकास पाया जाता है। वहीं भारत के हिमालय पर्वत के जो ऊंचे क्षेत्र हैं, उच्च जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। और भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, उस भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मानसूनी प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। वहीं केरल का जो तटवर्ती भाग है, वहाँ पर सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा भारत का जो ये पूर्वी तट, जिसको हम गंगा नदी का डेल्टाई प्रदेश कह सकते हैं, यहाँ पर मैंग्रोव प्रकार की, दलदली प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वनस्पति के प्रारूप में भी काफ़ी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो भारत की इन विविधताओं के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से स्पष्ट है अब तक का जो हमने अध्ययन किया कि इसमें भारत जो है एक इस प्रकार का देश है जहाँ पर
प्रकृति ने बहुत सारी विविधताएं भारत में प्रदान की हैं और भारत इन समस्त विविधताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए एक प्रमुख देश के रूप में समस्त विश्व के सामने उपस्थित है। और भारत इन समस्त विविधताओं की वजह से ही भारत देश अनेकताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम अगले जो वीडियो होगा उसमें हम भारत की विविधताओं में एकता के भाग 2 की बात करेंगे, जिसमें हम भारत की आर्थिक विविधताएं और भारत की जनसांख्यिकीय विविधताओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।